कुंडली में राजयोग तो है, बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। एक्टिवेशन जो है वो भी आपके हाथ में है। आप चाहे तो पूरी जिंदगी सोते रहिए, कुछ भी एक्टिवेट नहीं होगा, चाहे कुंडली के अंदर 1 लाख राजयोग क्यों ना हो। क्या कोई खास ग्रह है जो पैसे को खींचता है या फिर रोकता है? देखिए, आपके एफर्ट्स होते हैं। पैसा आपकी स्कीम से आएगा, आपकी मेहनत से आएगा, आपकी बुद्धि से आएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि बैठे हैं, नीच पे राहु बैठे हैं, तो आपकी कुंडली में फिर पैसा नहीं आ पाएगा, आपको कभी पैसा नहीं मिल पाएगा। ये सच है सर? गलत बात, 100% गलत बात है। पैसा कहाँ से आने वाला है, कैसे आने वाला है, वो विधा समझनी होगी। दोस्तों, जिंदगी में आप जब भी कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं या फिर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो सब चीजों से पहले आपको हमेशा लगता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं सब कुछ अपने पास ला सकूं, सब कुछ मैं अपनी जिंदगी में सही कर सकूं और मुझे किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। लेकिन इन सबको आप कैसे पाएंगे? जब आपके पास पैसा होगा। जब आपके पास पैसा होगा तो आपके पास एक अच्छी जिंदगी होगी, और मुझे लगता है कि जिसके पास पैसा होगा फिर उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। आज हम इसी पर पूरा पॉडकास्ट करने वाले हैं कि आपकी जिंदगी में पैसा कैसे आ सकता है, आपकी कुंडली से ये कैसे जुड़ा हुआ है, आपकी जिंदगी में पैसा कब आना है, कैसे आना है, कैसे करके आना है। ये तीनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज हम इसी पर पॉडकास्ट करने वाले हैं और ऐसे खास एक मेहमान को मैंने इस पॉडकास्ट के लिए आज बुलाया है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हम सबके लिए हैं, जिन्हें बहुत पसंद किया जाता है, जिन्हें गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। आज उन्हीं से बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवालों के आंसर इस पॉडकास्ट में दोस्तों हम लेने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर के सबसे खास, और मैं कहूंगी कि जिन्हें बहुत ही ज्यादा लोग पसंद करते हैं, विनय बजरंगी जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं सर, जैसे ही मैंने इसकी शुरुआत की तो मैंने कहा कि ज़िंदगी में जब हमें कुछ पाना होता है या फिर हम सोचते हैं कि भाई मेरे पास बहुत अच्छी एक लाइफ हो, घर में सब कुछ हो मेरे पास, कि मुझे कुछ सोचना ना पड़े, कि भाई जो भी मेरा मन कर रहा है मैं वो सब कुछ ले लूँ। लेकिन ये सब कुछ तभी आता है जब आपके पास पैसा होता है। आज मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि आपकी कुंडली में राजयोग है, ये आपको कैसे पता चलेगा सर, और ये राजयोग है क्या? तो सबसे पहले तो राजयोग क्या है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग पूछते तो बहुत हैं कि राजयोग है कि नहीं, लेकिन उसको ना जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी सी गलत होती है। वो सोचते हैं कि शायद हम कहीं के राजा बन जाएंगे, राज से राजा हो गया, या फिर कहीं पर हम सेनापति बन जाएंगे, या फिर हम पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, आजकल पॉलिटिक्स में ही बात होती है, या हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो भाई राजयोग का मतलब ये कुछ नहीं होता जो आप सोचते हैं। राजयोग का मतलब होता है कि आप राजा तुल्य हो जाएंगे, कंपेरेबल टू ए किंग। तो क्या होता है, यानी कि आपके पास अच्छा पैसा, अच्छी शोहरत, या फिर अच्छा रुतबा आ जाएगा। तो राजयोग सबसे पहले तो समझ लीजिए कि वो ये नहीं है कि आपको कोई पोजीशन दिला रहा है या आपको राजा बना रहा है, राजा तुल्य बना रहा है, यानी कि कंपेरेबल टू अ किंग फॉर दैट मैटर। तो आजकल जो राजयोग है वो इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। दूसरी बात यह है कि वो राजयोग फलित किस कारण से और कहाँ हो रहा है ये भी देखा जाता है कि उसका कॉम्बिनेशन क्या बनता है। मैंने अक्सर देखा कि खास तौर से जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो भी देखते हैं कि केंद्र में और त्रिकोण में संबंध होता है तो कहते हैं कि राजयोग है। निसंदेह ये राजयोग होता है, लेकिन केंद्र और त्रिकोण कहीं पर भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस का रिलेशन जो है वो 5वें और 9वें से हो तभी आपका राजयोग फॉर्म होता है। यदि आपस में जो डायनेमिक्स है वो कहीं की भी है जो कि केंद्र का या त्रिकोण का संबंध बना रही है, तो वो भी राजयोग तुल्य होता है। बस बात ये होती है कि आने क्या वाला है ये पढ़ने की जरूरत होती है। तो यदि आपको लगता है कि किसी ने आपको बताया है कि आपकी कुंडली में राजयोग है, लेकिन आप अभी तक राजा नहीं बने हैं, तो आप जो बने हैं वो राजयोग के कारण बने हैं। उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको तोल सकते हैं कि वो कितना बड़ा राजा या राजा तुल्य आपको बना सकता है। पहले इसको नृप योग कहते थे कि आप राजा बन जाएंगे, नृप बन जाएंगे, लेकिन अब सारी की सारी बात जो है वो धन के आसपास आके टिक जाती है कि कितना धन आपके पास हो सकता है। तो यदि आपको
वास्तव में दिखवाना हो कि कितना धन आपके पास होगा, तो आइए पड़ताल करते हैं आपकी कुंडली की। बहुत सारे लोगों से सर हमने ये सुना है, जैसे कुछ लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग तो है, बहुत अच्छे-अच्छे योग हैं, लेकिन ये एक्टिव नहीं है, और अगर ये एक्टिव नहीं है तो ये काम नहीं कर रहे हैं। इन्हें पहले एक्टिव करिए, उसके बाद ही आपका कुछ जीवन में उद्धार हो सकता है। क्या ये सच है? देखिए, ये बात जो है वो पार्शियली ठीक है, और पार्शियली ठीक नहीं है। मान लीजिए कि आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैदा होते ही बन जाएंगे। एग्जैक्टली। आपको उस बड़ा आदमी बनने के लिए जो उससे पहले के काम है वो करने पड़ेंगे। हुँ। बिल्डिंग बनती है तो पहले फाउंडेशन बनती है, हुँ। नजर ही नहीं आता कि क्या बन रहा है। हुँ। तो मान लीजिए कि आपको बहुत बड़ा एक ऑफिसर बनना है, तो उससे पहले की पढ़ाई करनी है और उससे पहले की एलिमेंट्री पढ़ाई करनी है। हुँ। तो राजयोग यदि फलित भी होना है या एक्टिव भी होना है, तो वो एक पर्टिकुलर एज पे आकर फलित होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले 20-25 साल सो जाएं और सोचे कि मेरा तो राजयोग फलित होगा 25वें साल में, तो मैं पहले 24 साल तो मजे कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जब 25वें साल में वो एक्टिवेट होगा तो मैं जो हूँ बन जाऊंगी। लेकिन ये वो आप भूल जाती हैं कि वो एक्टिवेट होगा ही नहीं। एक्टिवेट करने के लिए जो जो सामग्री है, वो तो आपको राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ही करना पड़ेगा कि आपको अच्छी एजुकेशन लेनी है, चाहे वो एलिमेंट्री हो, फिर मिडिल एजुकेशन हो, फिर हायर एजुकेशन हो, और फिर उसके बाद आपको एग्जाम पास करने हैं या फिर आपको कुछ काम करना है, तभी तो वो एक्टिवेट होगा। तो पार्शली ठीक इसलिए है कि हाँ, उसकी एक उम्र होती है उसके फलित होने की, और ठीक इसलिए नहीं है कि जब तक आपने उसकी एलिमेंट्री काम नहीं किया होगा तो वो आएगा कैसे। और जैसे अब मैं आजकल देखता हूँ कि बहुत सारे स्टेज शोज होते हैं, बच्चे गाना गा रहे होते हैं, बच्चे कुछ बजा रहे होते हैं, 10-12 साल के बच्चे होते हैं और वो कुछ प्राइज जीत जाते हैं और वो लाखों का या करोड़ों का प्राइज होता है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है कि वो 12 साल के अंदर राजयोग फलित होना तो उसको मिलना था। उस बेचारे ने 5 साल मेहनत कर रखी है। उससे वो जब 5 साल का था, 7 साल का था, उसने गाने की या संगीत की बहुत प्रैक्टिस की है, तब जाकर उसको ये मंच मिला और तब जाकर वो फलित हुआ। तो एक्टिवेशन जो है वो भी आपके हाथ में है। आप चाहें तो पूरी जिंदगी सोते रहिए, कुछ भी एक्टिवेट नहीं होगा, चाहे कुंडली के अंदर 1 लाख राजयोग क्यों ना हो। अच्छा। जी। अच्छा। सर, जैसे अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग हैं, अगर उनकी कुंडली में, अगर वो एस्ट्रोलॉजर के पास पहुँचते हैं और एस्ट्रोलॉजर उनको कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली में योग ही नहीं है, पैसा ही नहीं दिख रहा, तो क्या वो कभी अमीर नहीं होगा सर? ये 100% गलत बात है कि कोई ये कह से कि आपकी कुंडली में योग नहीं है। जैसे मैं अपने प्रोग्राम्स में बताता रहता हूं आपको, कोई भी योग एब्सोल्यूट 0 नहीं होता और कोई भी योग एब्सोल्यूट 100% नहीं होता। यदि मैं कहता हूं कि आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% अच्छा होगा। इसका मतलब ये है कि वो 70, 80, 85% अच्छा होगा। और मैं कहता हूं कि अगर आपका गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके चांसेस बिल्कुल 0 हैं। उसके चांसेस जो हैं वो 10, 15, 20% होंगे, जिसको हम जो है बाद में अच्छा कर सकते हैं। तो बहुत समझने की बात यह है कि अगर कुंडली के अंदर कोई कहता है कि राजयोग नहीं है या धन कमाने का योग नहीं है, तो एब्सोल्यूट 0 नहीं है। वो योग कम हो सकता है। तो हमको करना क्या है? हमको इंतजार करना है कि वो कब, थोड़ा सा जो योग है वो कब आएगा, कौन सी दशाएं होंगी, कौन से उसकी अंतरदशाएं होंगी, कौन से गोचर होंगे जब वो फलित हो रहा होगा। और मैं एक बात और बताऊं आपको कि जो लोग कुंडलियों को देखने की के दम भरते हैं और वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छी कुंडली देखते हैं, वो थोड़े से अज्ञानी भी हो सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी एस्ट्रोलॉजर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ये कैसे कह दिया कि आपकी कुंडली में राजयोग नहीं है या धन योग नहीं है? क्या आपने होरा चार्ट देखा? देख लिया क्या? कोई बात नहीं। क्या आपने D4 चार्ट देखा? क्या आपने D10 चार्ट देखा? क्या आपने D12 चार्ट देखा? क्या आपने D30 चार्ट देखा? D60 चार्ट देखा? कितने सारे चार्ट गिना दिए मैंने। 16 चार्ट होते हैं, 16 षोडश वर्ग होते हैं, 16 चार्ट्स। किसी में भी राजयोग नहीं है, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। तो जब ये संभव नहीं है, यानी हमको पता होना चाहिए कि हमको कब उसको कैसे एक्टिवेट करना है। मान लीजिए कि आपके लगन चार्ट के अंदर नहीं है, D10 चार्ट के अंदर तो है ना, है ना? उसकी दशाएं देखेंगे ना भाई,
कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, क्या करना होगा आपको, आपको बताएंगे वो मंत्र, आपको बताएंगे वो तंत्र कि आपको करना क्या चाहिए, किस विषय में, किस जगह जाकर आपको वो अपना धन योग एक्टिवेट करना है। तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होइए कि कोई आपको ये कह दे कि आपकी कुंडली में राजयोग नहीं है, धन योग नहीं है, लक्ष्मी योग नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो इज नॉट पॉसिबल इन एस्ट्रोलॉजी। आपने सर अभी कहा कि 16 चार्ट्स होते हैं और 16 चार्ट में कहीं ना कहीं तो राजयोग जरूर होगा, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपके कुंडली में राजयोग नहीं है। लेकिन सर आजकल तो यही चल रहा है ना कि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचते हैं और वो कुंडली देखते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, राजयोग तो तुम्हारे पास है ही नहीं, मैं उपाय बता रहा हूँ तो हो सकता है। तो ये तो फिर गलत बात हुई। आपने कितनी अच्छी बात बताई कि 16 चार्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा ना सर। तो इसमें दो बातें हैं, हाँ। या तो वो एस्ट्रोलॉजर जो है बहुत बेवकूफ है, जो ये पढ़ ही नहीं पाया कि जो है वो दूसरे चार्ट्स के अंदर राजयोग है, या बहुत बुद्धिमान है, उसको पता है कि ये फलित हो जाएगा क्योंकि दूसरे चार्ट में नजर आ रहा है, तो मैं इनसे उपाय करा लेता हूँ हाँ। और फिर जो है मेरी वाहवाही हो जाएगी। तो वो दोनों की दोनों बातें हैं, लेकिन सही तरीके से आपने अपने क्लाइंट को नहीं बताया, उसको आपने भ्रमित रखा, आपने उसको डरा दिया, आपने उसको परेशान कर दिया कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी की जो धज्जियां उड़ाई, ये गलत है, ये सही नहीं है। और सर फिर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको हमने देखा है जो सोशल मीडिया पे आजकल, क्योंकि सर रील्स का ज़माना है और लोग मुझे लगता है कि कोशिश करते हैं कि ठीक है अगर थोड़ी देर बैठे हैं तो चलो रील से स्क्रॉल कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग उसमें ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि तुम ये यहाँ पे वर्ड लिख लो तो तुम रात रात में करोड़पति बन जाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम उपाय दे रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो फिर मुझे लगता है कि ये सब तो सच नहीं हो सकता सर। आपके हिसाब से क्या है ये नहीं, सब? मेरा हिसाब छोड़िए, पहले अपना हिसाब बताइए। नहीं आपने हाँ। कभी लिख कर देखा यहाँ पर? नहीं। या आपने कभी 1 हफ्ते के लिए कुछ किया आपने कि ये काम कर दो ताकि आपके पास पैसा आ जाए? नहीं। या आपने कुछ करने की ऐसी चेष्टा की? ये मजे के लिए तो बहुत अच्छा है कि हमने कुछ भी सुन लिया और हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक किसी चीज के साथ आपके कर्म ना जुड़े हों, यदि कहीं चोरी भी करनी है तो वहां भी मेहनत करनी पड़ेगी। बैंक लूटना है तो उसके लिए भी पूरी स्कीम बनानी पड़ेगी कि कैसे लूटने जाऊंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, तभी लूट पाऊंगी, वरना नहीं लूट पाऊंगी। तो कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि कोई आपके घर के बाहर आया और एक बोरा रख के चला गया कि लो सोना का बोरा है, ले लो। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके अपने घर के अंदर जो आपका जिस पे राइट होता है, वो भी आपके बिना रोए नहीं मिलता। यानी कि मान लीजिए कि आपके फादर ने कहा कि मैं अपनी इस बेटी को ये दूंगा, इस बेटी को ये दूंगा और ये बेटी ये उसको दूंगा, और आज से 30 साल के बाद जब फादर जो है वो देना शुरू करते हैं तो 2 उसके अंदर से उठा लेते हैं उसको। यानी कि जो आपका राइटफुल जो आपकी ओनरशिप होती है वो नहीं मिलता। कोई आपको लिखने से या कहने से थोड़ा ना कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर कुंडली में पैसे की जो एनर्जी है, हम उसको पहचानेंगे कैसे? मतलब कि क्या कोई खास ग्रह है जो पैसे को खींचता है या फिर रोकता है? देखिए, आपके एफर्ट्स होते हैं। देखिए, समझने की बात है कि पैसा आएगा कैसे? पैसा आपकी स्कीम से आएगा, आपकी मेहनत से आएगा, आपकी बुद्धि से आएगा। आपने कोई किसी भी आप अमीर आदमी को ले लीजिए या किसी भी आप सक्सेसफुल आदमी को ले लीजिए, तो उसका कोई ना कोई प्लान होता है। कोई बिजनेस का प्लान करता है, वो कोई बिजनेस एग्जीक्यूट करता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने लॉटरी की टिकट खरीदी और उसको जो है वो सुबह करोड़ों रुपए मिल गए? ऐसा कोई आदमी होता नहीं है। तो आपको प्लान करना पड़ता है। अब ये प्लान करने के जो योग्यता है ये कुंडली से नजर आती है कि आप कितने अच्छे प्लानर हैं। आप जो प्लान करते हैं वो कितनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है और वो क्या आपको रिजल्ट दे सकता है। यानी कि मान लीजिए कि आप सोचती हैं कि मैं ना एक कुकिंग चैनल बनाती हूँ, मैं कुकिंग की एक क्लासेस देना शुरू कर दूंगी, मेरा यूट्यूब के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे और उसके बाद मैं माला माल हो जाऊंगी। पॉसिबल है ये, लेकिन आप कितनी उसमें काबिल हैं ये शायद आपको इतना पता नहीं होता। आप किसी से पूछ सकती हैं, समझ सकती हैं, और कोई आपको ना बताए तो मैं बता सकता हूं कि आपके लिए वो सक्सेसफुल है कि नहीं। तो आप कोई भी स्कीम बनाइए, स्कीम आपकी आपके हिसाब से तो हो सकता है कि फुल प्रूफ हो, जो कि आपको पैसे दे सकती हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी स्कीम्स बनती हैं उसमें से 85% स्कीम्स पहले साल में खत्म हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और वो स्कीम्स में से जो 15% बची
उस 15% का 60% सेकेंड ईयर में बंद हो जाती है। तो आप सोचिए कि कोई भी बिजनेस जो चलता है, आप मॉल में जाइए किसी भी और देखिए कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला हुआ है और 6 महीने के बाद दोबारा जाइए, बाहर से उसकी पन्नी लगी होगी, बंद हो चुका होगा। तो बहुत कम बिजनेसेस होते हैं जो कि परवान चढ़ पाते हैं। तो आपको अपना स्कीम एक बार अपने हॉरोस्कोप से वेरीफाई करानी चाहिए कि वो स्कीम ठीक भी चल रही है कि नहीं चल रही है, वो आपके हॉरोस्कोप के अनुरूप है कि नहीं, वो आपकी योग्यता के अनुरूप है कि नहीं, वो आपको वो धन दे सकती है जो कि आपकी कुंडली में छुपा हुआ है। बहुत बार हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा, कि हमको आता तो दमड़ी का नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे पास अशर्फियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अशर्फियों जितना आना चाहिए, उसके बाद ही तो आएंगी अशर्फियां आपको। तो अपनी योग्यता, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना काम करने की नीयत, अपने काम करने की सीरत, अपने एसोसिएशन को बढ़ाना पड़ता है और फिर सब काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल। कुछ लोगों की अगर मैं बात करूँ सर, जैसे कि कई लोग होते हैं जिनको हम देखते हैं कि कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी माला-माल हैं, बहुत पैसा उनके पास होता है। तो क्या ये भाग्य होता है सर, या फिर कोई हिडन कोड होता है? देखिए, ऐसे तो मैंने बहुत कम लोग देखे हैं कि जिन जो कुछ नहीं करते हैं और उनके पास बहुत माल होता है। और ऐसे लोग मैंने यहाँ पर देखे बहुत जो किराए से पैसे कमाते हैं, जिनके बाप दादाओं ने किराए की प्रॉपर्टीज खड़ी करी होती हाँ, हैं एग्ज़ैक्टली। और उनके पास लाखों लाख रुपया महीने का आ रहा है। लेकिन शायद आपने उनको आइसोलेशन में देखा है कि 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने। मैंने उनके 20-20 साल के जीवन देखे हुए हैं कि वो 20 साल पहले क्या थे और आज उस पैसे से, पैसा हो सकता है और बढ़ गया हो, लेकिन क्योंकि उनका कमाने का मादा नहीं था तो पैसे को प्रिजर्व करने का मादा नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी डेट के अंदर है क्योंकि उसके पास स्कीम्स तो बहुत सारी हो जाती हैं कि जब पैसा जेब में आता है तो बहुत सारे नाते रिश्तेदार दोस्त बन जाते हैं, दोस्त आ जाते हैं जो नई नई स्कीम्स लेकर आते हैं, तो बड़ी बड़ी योजनाएं बना लेता है वो। लेकिन क्योंकि गुण नहीं होता, वो अवगुण होते हैं उसके अंदर सारे। शाम को जो है वो पार्टियां चल रही होती हैं, उसमें स्कीम्स बनती हैं, अगले दिन जो है वो खर्चे तो पूरे हो जाते हैं लेकिन स्कीम नहीं बनती है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको नेमत में मिले पैसे, बाप दादाओं की प्रॉपर्टीज मिल गई, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाए। तो आपका देखने का अंतराल छोटा है। मैं आपको 20, 25, 30 साल के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ कि सारे बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा। जी। कुंडली की अगर मैं बात करूँ सर, तो कुंडली कैसे बताती है कि पैसे के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा या हमें आसानी से मिल जाएगी? देखिए, संघर्ष या आसानी जो है वो आपके हिसाब से एक टर्म है, लेकिन बिना संघर्ष के पैसा नहीं आता, आसानी से कभी भी नहीं आता। ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी जब तक काबिलियत नहीं होगी तब तक आपको काम नहीं मिल सकता। और आप अपने लिए कोई भी एक छदम्ब सी इमेज बना लें तो वो कुछ ही दिन चलती है। मान लीजिए कि आपने एक बहुत अच्छी मिठाई की दुकान खोली, बहुत फैंसी सा नाम दिया, बहुत आपने जो है उसका एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो वो दुकान चल जाएगी 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, लेकिन चलेगी तब जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, मिठाई लोग खाएंगे उसकी। यदि आप चली भी गई उस दुकान पे और आपने कुछ खरीद लिया और आपने खाया तो आपको पसंद नहीं आया तो आप दोबारा नहीं जाएंगी। चलिए एक बार और चली गई, आपके घर के पास में थी, फिर आप चली गई, फिर आपने कोई नई चीज ट्राई करी और फिर उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, तो तीसरी बार तो आप कभी भी नहीं जाएंगी। ये मिठाई का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आसानी से कुछ नहीं आता। आप जो पैसा आप कमा रही हैं उसकी योग्यता है आपके पास, आपको और कमाना है तो अपनी योग्यता को डेवलप करना ही पड़ेगा। यदि आपने अपनी योग्यता को डेवलप नहीं किया तो पैसा जो है रुक के रह गया। हम लोग ये देखते हैं कि उसके पास पैसा बहुत आसानी से आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसने उस पर मेहनत कितनी की होती है। और यदि हमको ये पता चल जाए कि उसकी मेहनत कुछ भी नहीं है तो वो पैसा कुछ ही समय का है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं इस समय, लेकिन आप उनकी मेहनत देखिए कि पिछले 5 साल से हजारों वीडियोस डाल चुके हैं वो। और जब अब चलना शुरू हुआ है, वो बेचारा 7 साल से 8 साल से मेहनत कर रहा था, तब जाकर अब जाकर 2025 में 24 में वो जाकर कोई स्ट्राइक करना शुरू किया। तो इट इज नेवर दैट कि आपको हाथ पे कुछ भी मिलता है, कभी भी मिलता, भगवान को नहीं मिला किसी।
सर ऐसा हो सकता है कि कुंडली में पैसा हो, लेकिन आपके सोच की वजह से या फिर कहें कि आपके कर्म की वजह से वो आपने मिस कर दिया हो, ऐसा होता बिल्कुल, है? बिल्कुल, ऐसा होता है। और अच्छा। ऐसा हर एक की कुंडली में होता है। हर एक की कुंडली में होता है कि आपकी सोच आपके पैसे को या तो बुलाती है या ले जाती है। अच्छा। मैंने असंख्य कुंडली देखी हैं कि उनकी कुंडली के अंदर प्रचंड धन योग यानी लक्ष्मी योग है। लेकिन जब भी प्रचंड लक्ष्मी योग होता है तो उसके साइड में अलक्ष्मी योग भी होता है। अलक्ष्मी का मतलब दरिद्र योग या निर्धन योग भी होता है। अब आपने उस लक्ष्मी योग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली एक्टिवेट करके रखा हुआ है। तो होता यह है कि आपका निर्धन योग एक्टिवेट हो गया। आप जो काम अच्छे के लिए कर रहे थे वहीं से आपको बुराई मिलनी शुरू हो जाती है। असंख्य बिल्डर्स हैं जिनकी कुंडली मैंने देखी है। असंख्य प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं जिनकी मैंने कुंडली देखी है। असंख्य एविएशन के मालिक हैं जिनकी मैंने कुंडली देखी है। उनकी कुंडली में बहुत प्रचंड धन योग था, लेकिन साथ साथ अलक्ष्मी योग भी था। अलक्ष्मी का मतलब निर्धन योग भी था। उन्होंने अनायास ही धन योग को एक्टिवेट करते करते अलक्ष्मी योग को एक्टिवेट कर दिया। उससे हुआ ये कि वो सारा का सारा पैसा फ्लश हो गया, खत्म हो गया। और अब आलम यह है कि कोई कानून से भाग रहा है, कोई अरेस्टेड है, कोई अपना बिजनेस बंद करके बैठा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। इतना बड़ा एम्पायर संभाला हुआ था, अब नौकरी करूं तो किसकी करूं। सर जैसे अगर हम बात करें अब कोई शख्स है, कहते हैं कि यूनिवर्स सुनता है, मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि यूनिवर्स सुनता है। किसी के कुंडली में योग है, पैसा आना है उसके पास, लेकिन अगर वो सोच ही अपनी रखे गरीबों वाली, जो आजकल होता है, सोच ही अगर वो रखे, तो क्या इससे भी ऐसा होता है कि आपके पास जो पैसा आने वाला होता है वो भी रुक जाता है? देखिए ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि ये दो चीज़ से जुड़ा हुआ है। और वो जुड़ा हुआ है सेटिस्फैक्शन से कि आप किस चीज़ में सेटिस्फैक्शन ड्राइव करती हैं। मान लीजिए आपकी शादी हो जाए एक ऐसे व्यक्ति से जो कि बहुत कंटेंटेड है, सेटिस्फाइड है। वो कहता है यार 50,000 रुपए महीने तनख्वाह आती रहे, अपना घर हो, सब काम होते हुए 2-4 हज़ार रुपए बचते हो तो बचे, ना बचे तो कोई बात नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो चैन की बंसी बजाऊंगा। और आपकी एक्सपेक्टेशन दूसरी हो कि 5 लाख आने चाहिए और ये भी होना चाहिए और मकान वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स है कि आप जो हैं वो किस चीज के अंदर हैप्पीनेस ड्रॉ कर रही हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत रोचक बात बताऊंगा कि कुंडली के अंदर जितना आप वीनस एक्टिवेट करते हैं, वीनस का मतलब ब्यूटी नहीं होती है हमेशा, वीनस का मतलब पैसा भी होता है। जितना आप पैसे को एक्टिवेट करते हैं उतना ही डिससैटिस्फैक्शन ड्राइव होता है, उतना ही आदमी परेशान रहता है। आप मान लीजिए कि आज की डेट में 100 रुपए कमाती हैं तो आपका डिससैटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो 20% होगा। क्यों? क्योंकि वीनस अभी नेगेटिव रूप से एक्टिवेटेड ही नहीं है। मान लीजिए कि आपकी जो तनख्वाह है वो 500 रुपए हो जाती है 100 रुपए से, तो वो जो डिससैटिस्फैक्शन का जो लेवल है ना वो 20% नहीं रहेगा, वो बढ़ जाएगा। आप सोचिए कि आपकी तनख्वाह 5 गुना हो रही है लेकिन आपका बढ़ रहा है। मान लीजिए कि आप तुरंत ही कोई अच्छा सा बिजनेस करती हैं और वो 500 रुपए 5,000 रुपए हो जाता है, तो जितनी आप प्रसन्न आज है ना उतनी प्रसन्न नहीं रहेंगी, उतना ही आप जो हैं वो दुखी हो जाएंगी और परेशान हो जाएंगी। और ऐसे में ही हमारी जरूरत पड़ती है कि कैसे वो जो प्रसन्नता है और जो पैसा है उसके बीच में एक समन्वय बिठा के रखना है। यदि आपने वो उस लक्ष्मी योग, उस धन योग को एक्टिवेट किया हुआ है तो एक सेटिस्फैक्शन योग जो कि डीएक्टिवेटेड पड़ा हुआ है उसको भी साइमल्टेनियसली एक्टिवेट करना है, ताकि भाई जिस काम के लिए पृथ्वी पे आए हो वो तो रहे, खुश तो रहो। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बिना किसी बात पे प्रसन्न रहते हुए परेशान रहते हैं। घर में शाम को पहुंचे 6 बजे 6:30 बजे और उदास बैठे हुए हैं जैसे कोई भैंस खोल के ले गया। उनसे पूछो क्या बात है, बात ही कुछ नहीं है, कोई बात ही नहीं है, लेकिन डिससैटिस्फैक्शन है क्योंकि पता नहीं क्या चीज उनके पास नहीं है जिसकी वो कामना करते हैं। तो ये सब बातें हॉरोस्कोप के लक्ष्मी योग से, अलक्ष्मी योग से, निर्धन योग से प्रकट हो सकती है, जिसकी पड़ताल करना आसान है।
कई लोग ये कहते हैं कि आप रत्न पहन लो आपको पैसा आने लगेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, कहते हैं कि आप नीलम पहन लो तो आपका भाग्य खुल जाएगा जो अभी तक आपका भाग्य नहीं खुल रहा था। क्या रत्न हमारी मदद करते हैं पैसा लाने में? मान लीजिए कि आप कल एक शॉप खोल लें हुँ, और रत्नों की, हुँ, और सारे रत्न खरीद के रख लें अपने हुँ, पास, तो क्या आप करोड़पति हो जाएंगी? नहीं। आपने तो सारे रत्न रख लिए, कोई छोड़ा ही नहीं आपने तो, हुँ, और वो भी किलो किलो रखे आपने हुँ, कि एक बेचूंगा या दो बेचूंगी या तीन बेचूंगा। देखिए, रत्न काम करते हैं, हुँ, लेकिन आप ये सोच के काम करें कि मैं रत्न पहन लूंगा तो मेरे पास बहुत अच्छा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। मैं बताना चाहता हूं आपको, जो रत्न होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि रिएक्शन को वो तेज कर सकते हैं या रिटार्ड कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन को वो एक्टिवेट नहीं कर सकते। यानी कि अगर सपोज आपके पास धन नहीं आ रहा है, आपका कोई काम नहीं चल रहा है, तो आपका रत्न कोई काम नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस आपका टर्नओवर 100 रुपए है, आप चाहते हो कि आपका टर्नओवर 200 हो जाए, 250 हो जाए, 300 हो जाए, तो जो रत्न आपका काम कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि आपका बिजनेस जीरो है, अभी कुछ नहीं हो रहा है, आप रत्न पहन लो तो आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जो रत्न है वो चीजों को एक्सेलरेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकते। अब एक और बात बताना चाहूंगा रत्नों के मामले में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए। बहुत लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच का है, उसको स्ट्रांग करने के लिए पहन लो, कोई ग्रह जो है शत्रुपेक्षी है, उसको ठीक करने के लिए पहन लो। क्यों पहन लो भाई, ऐसे नहीं पहना जाता। ध्यान दीजिएगा कि आपकी कुंडली के 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स, लग्न, पंचम भाव और नवम भाव। यही पिलर्स आपकी कुंडली के फाउंडेशन है, इसी को स्ट्रांग करना है, और कोई भी रत्न नहीं पहनना। रत्न पहनने से ही स्ट्रांगनेस आती है। मान लीजिए कि आपका लगन कमजोर है, हल्का है, जो लगन का जो अधिपति है वो कमजोर है, हम लग्नेश का स्टोन पहन सकते हैं यदि उसका संबंध 8 या 12 से ना हो, यानी कि 8वें और 12 से ना हो। और हम, अगर आपको लगता है कि पंचम भाव, यानी किसी एस्ट्रोलॉजर को लगता है कि पंचम भाव आपका कमजोर है, तो हम पंचम भाव के अधिपति का स्टोन पहन सकते हैं यदि उसका संबंध अष्टम से और 12th हाउस से ना हो। हम नवम भाव का, फेट का भी स्टोन पहन सकते हैं यदि उसका संबंध 9th से और 12th से ना हो। लेकिन फिर भी यह देखना नितांत आवश्यक होता है कि वो ग्रह वास्तव में कमजोर है। मैंने देखा कि किसी का लग्नेश उच्च का है, वो फिर भी लग्नेश का रत्न पहना हुआ है। अरे भैया, 100/100 नंबर आए हुए हैं तुम्हारे, उस वाले ग्रह ने दे रखे हैं, उसकी ट्यूशन करने की इतनी जरूरत थोड़ा ना है। तो रत्न जो है वो ऐसे नहीं पहने जाते, वो बहुत मेटिकुलसली पहने जाते हैं। और यदि आप बहुत सारे रत्न पहन लो तो फिर कोई फोर्स लगता ही नहीं है, उसका कोई काम नहीं होता, बल्कि पैसे व्यय होते हैं, लाभ कुछ नहीं देके जाते हैं। तो बड़ा सोचकर रत्न पहनने चाहिए किसी अच्छे सोच कर नहीं, कुंडली दिखाकर, कुंडली एक दिखाकर। ऐसे सोचवान व्यक्ति से हाँ। जो कि अच्छी तरह से कुंडली को पढ़ना जानता हो। कहते हैं कि शनि और राहु जो है वो पैसों को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपकी कुंडली में शनि बैठे हैं, नीच के राहु बैठे हैं, तो आपकी कुंडली में फिर पैसा नहीं आ पाएगा, आपको कभी पैसा नहीं मिल पाएगा। ये सच है सर? गलत बात है, हुँ, 100% गलत बात है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर शनि बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, ठीक है। मान लीजिए कि 9th हाउस का लॉर्ड है या 5th हाउस का लॉर्ड है या 1st हाउस का लॉर्ड है, तो वो आपके लिए खराब तो है ही नहीं। हो सकता है नीच का हो, यानी कि डिप्रेस्ड पड़ा हो, परेशान पड़ा हो, तो हम उसको एलिवेट करेंगे ना, उसका रत्न पहन सकते हैं, लेकिन उसको एलिवेट करना पड़ेगा। वो आपके लिए नुकसान के लिए नहीं है, वो कंप्रेस्ड है, वो दिक्कत में है। दिक्कत में है तो उसको बैसाखी लगानी पड़ेगी, उसको उठाना पड़ेगा। मान लीजिए राहु आपके त्रिकोण में बैठा हुआ है, राहु अपने आप से कोई काम नहीं करता, छाया ग्रह है, लेकिन वो आपके प्रथम भाव में बैठा है या फिर पंचम भाव में बैठा है या फिर नवम भाव में बैठा है, यानी कि वो आपके 1st 5th या 9th हाउस के लॉर्ड की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम उसको एक जो है वो बढ़ा सकते हैं, उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं या उसको बलिष्ठ कर सकते हैं। तो ये भ्रांति है कि शनि जो है वो परेशान कर सकता है या राहु परेशान कर सकता है। यदि शनि परेशान कर सकता है तो उसी अवस्था के अंदर सूर्य भी परेशान कर सकता है, जुपिटर भी परेशान कर सकता है, वीनस भी परेशान कर सकता है, और हाँ, बुध भी परेशान कर सकता है। मान लो शनि आपके अष्टम भाव का अधिपति है, परेशान करेगा ना।
जुपिटर अगर अष्टम भाव का अधिपति है तो वो भी परेशान करेगा। जुपिटर अगर बुध अगर अष्टम भाव का अधिपति है वो भी परेशान करेगा। तो हमको लॉर्डशिप देखनी है कि लॉर्डशिप क्या है। तो भ्रांति में मत फंसिए। यदि आपको लगता है कि आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझसे संपर्क साध लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, मैं तब बताऊंगा ना आपको क्या पॉजिटिविटी है और क्या नेगेटिविटी है। बहुत सारे लोग जो भी सर इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि अगर बात पैसे की कर ही रही हो मैम, तो पूछ लो कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे आए हमारे पास पैसा। बहुत सिंपल सी बात यह है कि आपकी कुंडली के अंदर मुझे ये देखना होगा कि पैसा कमाने के योग कौन से हैं, ठीक है, और वो योग जो हैं वो किस प्रकार से एक्टिवेट हो रहे हैं। आप जैसे आपने मुझसे पूछा था एक बार कि एक्टिवेशन क्या होता है। एक्टिवेट मतलब वो काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जिससे पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मान लो कि आपकी कुंडली के अंदर व्यापार करने का योग है और उससे आपको बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है, कर आप नौकरी रहे हो, ठीक है, तो नौकरी के अंदर कौन सा सीईओ बन जाओगे तुरंत ही यार। आपकी जब दशा आएगी पैसा कमाने की, आपको हो सकता है कि प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि हाँ अच्छी दशा आ गई, आपको 2 प्रमोशन मिल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं देगी। उल्टी बात, मान लो कि आपकी कुंडली के अंदर अच्छा पैसा कमाने का योग नौकरी से है और आपके मन में ये धुन सवार है कि मैं तो बिजनेस करूंगा, तो जब वहां पर आपको 2-3 प्रमोशन इकट्ठे मिलने वाली थी, आपने नौकरी छोड़ दी और आप व्यापार में लग गए, वहां पर आपका योग ही नहीं बन रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसा कहां से आने वाला है, कैसे आने वाला है, वो विधा समझनी होगी। उसके लिए मुझे कुंडली देखनी होगी, फिर मुझे बताना होगा कि कब आपको बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहना है, क्योंकि उस समय आपका पीरियड बहुत अच्छा आने वाला है। कब आपको एक्सपेंशन करना है यदि बिजनेस करते हो, कब आपको एक्सपेंशन नहीं करना है, कब नौकरी ये छोड़ देनी है और नई नौकरी पकड़नी है, कब आपको बिल्कुल नौकरी नहीं छोड़नी है, क्योंकि यदि ये छोड़ दी तो अगली भी नहीं मिलेगी। ये सब बातें आपके धन से जुड़ी हुई हैं, आपकी कुंडली से जुड़ी हुई हैं। ये बातें सारी की सारी अच्छी तरीके से कुंडली के माध्यम से पढ़ लेनी चाहिए, तभी आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और यदि उसके हिसाब से आपने कदम बढ़ाया तो निश्चित तौर से जितना धन कुंडली के अंदर लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा। यानी सर ये तो वही बात हो गई, मान लीजिए जैसे कोई इंसान है, अगर मैं अपनी बात कर लेती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं जॉब कर रही हूँ और मुझे यहाँ सब कुछ अच्छा मिल रहा है, मेरी सैलरी अच्छी है, टाइम पे है, सब कुछ है, बट मैं बिजनेस का सोच रही हूँ। लेकिन अगर मेरी कुंडली में बिजनेस का योग ही नहीं है तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगी कभी भी, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं। बिल्कुल नहीं कर सकती हो, क्योंकि क्या होता है कि आपको बिजनेस जब भी करोगी तो वो ऐसी दशा में फलेगा जब आपकी नौकरी भी फलती। तो आपको सबसे पहले देख लेना चाहिए कि बिजनेस का योग है कि नहीं है। बड़ा सिंपल तरीके से देखा जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर डू नॉट नो हाउ टू इवेल्युएट द एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर योगा। एक कुंडली में योग होता है, इसको एम्प्लॉई योग बोलते हैं। अच्छा। और एक होता है एम्प्लॉयर योग, यानी कि आप मालिक बनोगे या नौकर बनोगे। बात पैसे की नहीं है, पैसे तो नौकर बन के भी कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, राइट। लेकिन बात यह है कि कुंडली में देखो तो सही योग कौन सा है, एम्प्लॉई योग बलिष्ठ है या एम्प्लॉयर योग बलिष्ठ है। आपका जो योग बलिष्ठ है उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। अगर आपने उस पे हिसाब से काम किया तो निश्चित तौर से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यू विल मैक्सिमाइज योर अर्निंग। आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा प्लान कर सकते हैं। और मैंने तो देखा कि बहुत बार होता यह है कि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मकान खरीदने का योग है, अच्छा मकान खरीदने का योग है, लेकिन क्योंकि हर एक ग्रह कुंडली में अच्छा नहीं होता, बुरे ग्रह भी होते हैं। जब आपकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, लाखों लाख की तनख्वाह थी आपकी, आपको ये अचानक आ गया कि मेरी वजह से ही ये कंपनी चल रही है, अगर ये काम मैं अपने लिए करना शुरू कर दूं तो मैं कंपनी को बहुत अच्छा कर दूंगा। आपने क्या किया, आनंद फानंद में अपनी नौकरी छोड़ दी और आपने साथ में क्या किया कि अपना बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस आपका पिट गया, आपका बिजनेस चला नहीं क्योंकि आपकी कुंडली में एम्प्लॉय योगा था, एम्प्लॉयर योगा नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, 2-3 साल की थप्पड़ वप्पड़ थे, लेकिन 2 साल के अंदर अगर आपकी मकान खरीदने का योग था और आपने उसको बिजनेस में लगा दिया तो पैसा बिजनेस में चला गया और जो मकान खरीदने का योग था वो अब ना जाने 6 साल के बाद फलित होगा या 8 साल के बाद फलित होगा। तो आपका मकान जो बनने वाला था वो भी नहीं बन पाया। तो विद वन इनकरेक्ट स्टेप या फिर वन रॉन्ग स्टेप आपने अपने 2-3 चीजों को ध्वस्त कर दिया। ये होने से बचाना चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत सीधी सी बात है सर कि भाग्य तो साथ है ही आपके, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी।
बिना मेहनत के कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली। है ना? ठीक है, एक एक लास्ट सवाल और है। जैसे अगर लोग पूछे कि भाई मैं बहुत मेहनत भी करता हूँ, चाहे मैं नौकरी वालों की बात कर लेती हूँ, कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, टाइम से ऑफ़िस जाता हूँ, बॉस को पूरा खुश करने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छे से अपना काम भी करता हूँ, मेरी 9 घंटे की शिफ्ट है लेकिन मैं 12 घंटे करके आता हूँ। लेकिन फिर भी मैं जो सोच रहा हूँ, जो उम्मीद कर रहा हूँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो नहीं हो पा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? एक बार इवैल्यूएशन कराना चाहिए हॉरोस्कोप का, अच्छा। कि आप जो सोच रहे हैं वैसा आपका बॉस क्यों नहीं सोच रहा है। अच्छा। आप ये समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, हाँ। लेकिन बॉस के पैरामीटर्स में आप नहीं उतरते हैं खरे। मान लीजिए 5 लोग जो हैं वो बॉस को रिपोर्ट करते हैं। बॉस जब सबकी पैसों के बारे में रिकमेंड करता होगा अथॉरिटीज को, तो एक को कुछ ज्यादा करता होगा, एक को बराबर करता होगा, एक को कुछ कम करता होगा, और एक के लिए लिखता होगा उसको निकाल दो। और जिसको निकाल दो वो सोचता होगा मैं बहुत काम कर रहा हूँ। तो आपको जरूर ये देखना चाहिए कि आप किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस का इंडेक्स क्या है, और ये आपके हॉरोस्कोप से इवैल्यूएशन हो ही जाता है कि आप जो सोच रहे हैं वो वाली बात है नहीं। यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म द वे योर ऑर्गेनाइजेशन थिंक्स सो। आपके अंदर कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही आप उसको ठीक करें तो आपके जो पैसे का पैरामीटर है, जो आपका धन या लक्ष्मी योग का पैरामीटर है, वो उठना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि बहुत राजयोग, आप कई जगह जा चुके होंगे, फिर लग रहा होगा कि राजयोग तो है लेकिन फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो विनय बजरंगी जी से ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि इनसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि लाइफ में जितनी भी पैसे को लेकर आपकी प्रॉब्लम चल रही होगी, मैं काफ़ी सारे पॉडकास्ट कर चुकी हूँ सर के साथ, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो हाँ, जाएगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, हमेशा की तरह बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट लोग देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, और मुझे लगता है पैसों की जो बात हमने की है ना, ये लोगों के बहुत काम आने जी वाली है। बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल। मच सर। नमस्कार, थैंक यू नमस्कार सो सर। मच। थैंक यू सर।